सिर्फ ये जानकारी तो सबके पास है कि सिंदूर लगाना चाहिए एक शादीशुदा या एक विवाहित महिला को, लेकिन क्या इसके लिए कोई नियम या कुछ ऐसा है जो अगर आप जानकारी दे सकें? सिंदूर तो हमारे सनातन धर्म में तो बहुत पुराना, बहुत पुरातन समय से सिंदूर की महत्ता दिखाई गई है। क्या कोई ऐसा भी विधि है कि अगर कोई आदमी पूजा पाठ ना करता हो, कोई ऐसा काम है या क्रिया है जिसको अगर सभी के सभी 9 ग्रहों को खुश करके साधा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए पूजा पाठ तो आप अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं कर सकता। और पूजा पाठ की परंपरा भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए डाली है क्योंकि किसी भी कार्य को अगर किसी को मनवाना है, एक होता है ना अंधविश्वास, डर, तो कह देते हैं कि ऐसा आप कीजिए तो आप उस कार्य को करेंगे ही करेंगे। विवाह के टाइम पे अगर एक कुंडली में मांगलिक दोष और दूसरे में नहीं हो तो क्या उनके विवाह या जीवन के सही चलने की संभावना है? मैरिज के समय कुंडली मिलाने की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जो एनर्जी आपके साथ है वही आपके पार्टनर में भी होनी चाहिए। तो विवाह के लिए उसका मूल कारक क्या है, मुख्य कारण क्या है कि कुंडली मिलान किस वजह से होना चाहिए? हर व्यक्ति की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं और मेन जो कुंडली मिलान की प्रथा शुरू की गई ना, आने वाली संतान में कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार, वेलकम टू द लेटेस्ट पॉडकास्ट ऑफ चाय के साथ दिल की बात। दोस्तों, चाय के साथ दिल की बात में हमारे साथ बहुत से मेहमान आज तक इस सफ़र में जुड़े हैं जिनके साथ चाय पीते पीते हमने बहुत सी दिल की बातें उनके जानने की कोशिश की और उनकी दिल की बातें आपके साथ भी साझा की और उनके दिल की बातों के साथ साथ उनके जीवन की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ बांटने की कोशिश की। आज भी इसी कड़ी में चाय के साथ दिल की बात के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें अगर जीवन में सबसे ज़्यादा किसी भी आदमी को क्यूरियोसिटी होती है कि उसका करियर कैसा होगा, ज़िंदगी कैसे बीतेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा। और आम तौर पर देखा गया है कि अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो आपको कोई एक ऐसा गुरु, एक ऐसा गाइड या ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जो आपको सही गाइड कर सके और आपके जीवन के बारे में सारी बातें सही बता सके, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा और ज़िंदगी जीने के आपको सही मायने पता चल जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे इंसान की जो एक एस्ट्रोलॉजर है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल है, जिनको न्यूमरोलॉजी के अंदर भी महारत हासिल है। और हम बात करें अगर वास्तुशास्त्र की, वास्तुशास्त्र यानी कि आज के टाइम में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आज आप घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, तो वास्तु की एक अलग इंपॉर्टेंस है। इन सारी चीज़ों को, वैसे तो ये तीनों विद्याएं अलग अलग हैं, बट अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा आदमी जो इन तीनों विद्याओं में महारत हासिल करता हो और रखता हो और वो आपको इन सब के बारे में एक जगह पर पूरी जानकारी मिल जाए तो कैसा रहे। जी हाँ, विद प्राउडली एंड विद होल हार्टेडली वी वुड लाइक टू वेलकम ऋतु सिंह जी। ऋतु सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है चाय के साथ दिल की बात में। जय श्री महाकाल दीपक जी। धन्यवाद ऋतु जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ऋतु सिंह जी के साथ जो एस्ट्रोलॉजी के साथ, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र, और मुझे लगता है कि और भी कुछ होगा तो वो भी आपकी किटी में जरूर ऐड होगा। ऋतु जी, आपकी किटी में जरूर ऐड होगा। तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत करते हैं, सबसे पहले दिल की बात से शुरुआत करते हैं कि दिल की बात में जानना चाहेंगे कि ऋतु जी का जीवन कैसे बीता, कहाँ से शुरुआत हुई, बचपन कहाँ गुजरा, परिवार, अब परिवार में कौन कौन है, कहाँ रह रहे हैं, तो मैं चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ आप वो जर्नी साझा कीजिए। बिल्कुल, अब देखिए चाय हाथ में है तो दिल की बात तो होगी क्योंकि जब चाय हाथ में आती है तो दिल की बात स्वतः ही निकलने लगती है। हमारी अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरा जन्म वाराणसी में हुआ है, शिव की नगरी काशी में। तो बड़े सौभाग्य की बात है दीपक जी कि मैं काशी में मेरा जन्म हुआ और भगवान शिव की ब्लेसिंग मुझे बचपन से ही मिली है। उसके बाद मेरे जो फादर हैं वो जज रहे हैं, तो हमेशा उनका ट्रांसफ़र होता रहा, तो बहुत सारे शहरों में घूमने का मौका मिला। तो किसी पर्टिकुलर एक जगह मेरी शिक्षा नहीं हुई है, एक जगह नहीं रहे हम लोग। तो जहाँ जहाँ भी, जैसे हो गया इलाहाबाद, हो गया गोरखपुर, हो गया मथुरा, वृंदावन, बहुत जगह हमारा ट्रांसफ़र होता रहा। और मेरी मदर हाउसवाइफ रही हैं। मेरे फादर जज के साथ साथ एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, देश के जाने माने साहित्यकार, श्री चंद्रभान सुकुमार नाम है उनका। और अभी अगर हम बात करें वर्तमान की तो मेरे हस्बैंड फिल्म डायरेक्टर हैं और मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी विष्णुप्रिया, वो मेरे साथ मेरे फील्ड में है, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडर है, जानी मानी। और दूसरी बेटी रिद्धिमा, वो अभी 12th स्टैंडर्ड में है।
वो भी अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छी नेशनल शूटर है। क्या बात। साथ ही अगर हम देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी है, उनको जी। गीता ज्ञान और इन चीज़ों में बहुत अच्छा है। तो और मैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि मेरा तो जीवन ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, जी। तो अभी ज्योतिष और धर्म इसी के आसपास मेरा पूरा जीवन है और समर्पित है देखा जाए तो। और अभी जीवन का लक्ष्य भी यही है कि जितनी हो सके, जितने लोगों की जो समस्याएं हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से अगर मैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकूं तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और सबसे अच्छी बात ऋतु जी ये कि जिस तरह आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, मुझे लगता है कि एक ही परिवार के अंदर आज अगर हम बात करें, कई बार लोग इमेजिन करते हैं कि जब अमिताभ बच्चन अपने घर पे बैठ के डिनर करते होंगे परिवार के साथ, तो देखते होंगे कि एक राज्यसभा के एमपी है, एक मिस वर्ल्ड है, खुद वो इतने बड़े स्टार है और उनका जो बेटा है वो एक बॉलीवुड एक्टर। तो मुझे लगता है जब आप परिवार में एक साथ बैठते होंगे तो देखते होंगे कि बेटी, छोटी बेटी जो है नेशनल लेवल की शूटर है, हस्बैंड जो है वो डायरेक्टर है और बिटिया और आप हैं, तो आपको लगता होगा कि कई अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड के लोग एक ही टेबल पे जब बैठते हैं और सबका फील्ड बहुत अलग है। देखा जाए तो हस्बैंड का काफी अलग है, हम तीनों का फिर भी जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स ही होती है कि आपको इतना ईश्वर ऐसा मौका प्रदान करते हैं, किसी किसी को करते हैं। तो मैं तो हमेशा उनकी शुक्रगुजार हूँ, भगवान शिव की, सब कुछ उनकी कृपा से ही संभव है। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करेंगे कि इसी प्रकार आपका जो परिवार है वो फ्लरिश करता रहे। ऋतु जी, जैसे हमने आपकी इंट्रोडक्शन में बात की दैट क्योंकि आज के टाइम में अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कई विद्याएं ऐसी हैं जिनमें लोगों को लेकर क्यूरियोसिटी है और हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर्स और उनके पास जाता है। अगर हम इसकी विद्याओं की बात करें, वन थिंग इज एस्ट्रोलॉजी, तो दूसरा हुआ अंक गणित यानी कि न्यूमरोलॉजी, तीसरा हुआ वास्तुशास्त्र यानी कि अगर जो हमने वास्तु से रिलेटेड होगा, और आजकल पिछले कुछ समय के अंदर जैसे टैरो कार्ड रीडिंग भी बहुत प्रचलन में है। तो मैं चाहूंगा कि ये चारों चीजों के अंदर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट जरूर करिए कि चारों चीजों विद्याओं में कितना अंतर है, और अगर हम बात करें इनमें से सबसे इफेक्टिव विद्या अगर हम बात करें आज आपके नजरिए से कौन सी है? बिल्कुल, देखिए अगर आप चारों बात जो कर रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, वो बेस है ना, जिससे कि ये एक तरह से इनकी शाखाएं हैं। अंक ज्योतिष आ गया, टैरो रीडिंग आ गई और वास्तुशास्त्र, लेकिन ये सब कुछ जो निकला है वो वैदिक ज्योतिष से ही निकला है। तो वैदिक ज्योतिष ही मेन है, जो बेस है। अगर आपको वैदिक ज्योतिष का प्रॉपर पूरा ज्ञान है तो आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि बहुत से लोगों को अपनी जन्म तिथि नहीं पता होती है, जन्म समय का एकदम एक्यूरेट ज्ञान नहीं होता, तो उस समय ये विद्याएं बड़ी काम आती हैं कि आप अंक ज्योतिष के माध्यम से, अब आपने एक बात नहीं की पाम रीडिंग, हस्तरेखा विज्ञान, ये भी बहुत प्रभावी है। इसमें भी बड़ा छोटा सा अंतर है। देखिए जब हम किसी की जन्म पत्री बनाते हैं तो वो जब उसका जन्म होता है तो जो आकाशीय ग्रहों की स्थिति होती है उसके अनुसार बनती है, लेकिन हमारी जो हस्तरेखा है ना, ये निरंतर बदलती रहती है। ये आपके मस्तिष्क से संचालित होती है। आपका मन कैसा है, आपके जीवन में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वो आप बहुत अच्छे से किसी का हाथ देखकर जान सकते हैं। तो ये मुझे लगता है एक तो कुंडली जो हम देखते हैं, जन्म पत्री, दूसरा हस्तरेखा, ये दो मेन है मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ये सारी चीजें हैं। टैरो रीडिंग एक नई विद्या है, आई हुई है, अपना अपना बिलीव है सबका। मेरा उसमें इतना इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए उसमें ऐसा गलत कुछ नहीं है। उसमें क्या है कि आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, बट आपको सोल्यूशन, आपको रेमेडीज नहीं देते। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, रेमेडी के लिए आ रहा है, उसको क्या करना है जान के, उसको क्या फर्क पड़ना है कि आपके कितने बच्चे हैं या आपके पिता क्या है, माँ के, उसको तो ये भाई हमारी ये समस्या है, इन्हें दूर कैसे होगी। तो जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान, ये दो प्रमुख चीजें हैं जिससे कि आप किसी का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और उसको रेमेडीज भी दे सकते हैं। क्योंकि बात यहाँ संतुष्टि की, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको मेडिसिन ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको बता दिया आपको ये बीमारी, आपको और अगर वो क्योर करने का रास्ता नहीं बता रहे, क्योर कैसे होगा। इसलिए मुझे जो नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, रमल ज्योतिष है, रमल इवन मैंने बहुत किया है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में इसीलिए मैं नहीं आगे कंटिन्यू कर पाई क्योंकि लोग आते हैं, अब वो खुश तो बहुत होते हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि देखिए 3 दिन बाद ये होने वाला है, 5 दिन पहले ये हुआ होगा, लेकिन उससे लेना देना क्या है ना। बात ये है कि आप रेमेडी कैसे देते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि वैदिक ज्योतिष ही एक मात्र ऐसी विद्या है जिससे कि आप किसी के जीवन में उसकी समस्या, और वैदिक ज्योतिष अगर हम प्रिसाइसली बात करें, दैट मींस योर कुंडली, जन्म पत्री, आपका जो बर्थ चार्ट जी, उस हिसाब से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं उसको स्टडी करके जो एनालिसिस किया, दैट इज कॉल्ड वैदिक ज्योतिष। बिल्कुल वही वैदिक ज्योतिष है। जो एक जन्म के समय फिर आपकी चंद्र कुंडली होती है, वर्तमान जो ग्रह गोचर की दशा होती है, उसके आधार पर ही हम
प्रेडिक्शन करते हैं। एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने ऋतु जी बोली कि जो हस्त रेखा ज्योतिष है, जी। कि आपने कहा कि वो मस्तिष्क से जुड़ी हुई है और वो समय के हिसाब से बदलती है। बिल्कुल। तो ये जो आपने जिस तरह, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी कि हस्त रेखा आपकी समय के अनुसार बदलती है, और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो द पीपल हु आर वॉचिंग एंड लिसनिंग यू ऑल्सो, मतलब देखिए, ये इसका कोई निर्धारित एक समय है कि भी इतने समय बाद बदलती है, या निरंतर ये बदलाव आता है? देखिए ये भी डिपेंड करता है आपकी जो, अगर आप अपने हाथ की तरफ देखेंगे तो आप रेखाओं से पहले आपकी फिंगर्स जी। हैं, यानी कर्म पहले है, तो कर्म के आधार पर आपकी रेखाएं बनती हैं। अब आप देखिए एक हाउसवाइफ है, ठीक है, Yes. उसकी आपने आज मैंने हस्तरेखा चेक की और आज से 10 साल बाद चेक कर रही हूँ, सेम टू सेम, ठीक है, क्योंकि उनका एक निर्धारित रूटीन है, वो सुबह उठती है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। लेकिन वहीं पर एक बच्चा है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या एक कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है, क्रिकेटर है, तो वो हर दिन एक नई तैयारी के साथ उठते हैं। तो बहुत निर्धारित आपके कर्मों पर निर्धारित करता है। मिनिमम टाइम 3 महीने, 3 महीने के अंदर जो लोग बहुत कर्मठ है, बहुत ज्यादा उनको जीवन में बहुत कुछ करना है, जुनूनी जो लोग हैं, तो उनकी रेखाएं तो आप देखेंगे 3 दिन में चेंज होती है, थोड़ा थोड़ा, और पॉजिटिवली चेंज होती है। लेकिन अगर आप निष्क्रिय हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी रेखा 20 साल तक चेंज नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है, हर किसी की चेंज भी नहीं होती है, चेंज भी नहीं होती है, यस बिल्कुल। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो हमारी फिंगर्स है, ये हमारे कर्मों के साथ, कर्म ही है वो, जो कर्म जो हमारे कर्म ही भाग्य निर्धारित करते हैं जी, कर्म ही भाग्य निर्धारित करते हैं। भाग्य कर्म निर्धारित करता है, लेकिन आप होते हैं ना कि भाग्य ने आपका कर्म निर्धारित कर दिया कि आपको ये करना है, अब उस समय, उस गोचर में, उस समय आपने इग्नोर कर दिया उस टाइम को, तो फिर वो दोबारा वो अवसर नहीं आता है, और आता भी है तो बहुत समय बाद आता है। तो इसलिए आपको समय के अनुसार कर्म चुनना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कह रही थी। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ना इस बात की जिज्ञासा रही होगी कि इसके बारे में एक, जिसको बोलते हैं कि सटीक जानकारी मिले। सो आई थिंक पीपल मस्ट हैव गॉट देयर आंसर आल्सो। ऋतु जी, बात, क्योंकि आप अध्यात्म के साथ भी जुड़ाव रखती है, स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत अध्ययन है और जुड़ाव रखती हैं आप, अभी बहुत से चैनल्स के ऊपर धार्मिक गुरु के तौर पर भी आपका जाना रहता है। तो मैं बात करता हूँ सनातन धर्म, और इसको लेकर कुछ सवाल है हमारे मन में। हम बात करते हैं कि सनातन धर्म या हिंदू सनातन धर्म के अंदर सिंदूर की बहुत महत्ता है। सिंदूर लगाने की, एक महिला के लिए, जो शादीशुदा महिला है, उनके लिए सिंदूर की बहुत महिला है। क्या मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए भी क्या कुछ सिंदूर लगाने के भी किसी प्रकार के नियम है? क्योंकि इसके ऊपर मतलब सिर्फ ये जानकारी तो सबके पास है कि सिंदूर लगाना चाहिए एक शादीशुदा या एक विवाहित महिला को, लेकिन क्या इसके लिए कोई नियम या कुछ ऐसा है जो अगर आप जानकारी दे सकें? सिंदूर तो हमारे सनातन धर्म में तो बहुत पुराना, बहुत पुरातन समय से सिंदूर की महत्ता दिखाई गई है, और हर युग में अलग अलग सिंदूर की महत्ता अगर आप देखें तो, क्योंकि जब त्रेता युग था तब जब माँ सीता सिंदूर लगाती थी, और उनको देखकर जब बजरंग बली ने उनसे प्रश्न पूछा कि माँ जानकी आप क्यों लगाती हैं, तो उन्होंने बोला कि इससे तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने भी पूरा सिंदूर लगा लिया। तो सिंदूर एक वो तो था कि आप किसी के प्रति प्रेम दर्शाने का एक बहुत अच्छा तरीका, तो वो तो हो गया त्रेता में। और अगर आप द्वापर की बात करें, वहां भी सिंदूर का बड़ा महत्व है, क्योंकि राधा रानी का एक नाम सिंदूश्वरी देवी है, जो कि लोगों को नहीं पता है। बहुत गहरा सिंदूर लगाती थी राधा रानी कृष्ण के नाम का। तो ये तो है। और लेकिन अगर उसका वैज्ञानिक आधार देखिए तो सिंदूर में पारा होता है, और पारा ना जब हम यहाँ लगाते हैं तो हमारे जो थर्ड आई, ये जो आज्ञा चक्र है, इसको निर्धारित करता है, हमें एक निर्णय लेने की क्षमता देता है। तो पारा का प्रयोग जब हम अपने बिल्कुल बीचों बीच इस जगह पर करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार भी है सिंदूर का। बाकी तो देखिए श्रृंगार तो है ही, और श्रृंगार तो सनातन की नींव है। हमारे यहाँ एक बच्ची जब पैदा होती है तब से लेके मृत्यु तक, एक महिला की मृत्यु तक श्रृंगार बहुत बड़ा महत्व है उसका, उसके जीवन में। श्रृंगार से वंचित तो कभी नहीं रहते। तो श्रृंगार तो है ही। माता रानी को आप देखिए सिंदूर चढ़ाने का बहुत महत्व है ना, उसमें कहीं ना कहीं लाल रंग और पारा, ये दो चीजें तो वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों आधार है सिंदूर लगाने का। ये बहुत, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये शायद जानकारी नहीं, क्योंकि एक प्रचलन चला आ रहा है हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर की महिलाएं, विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, तो वो मुझे लगता है उसी चीज को शायद सभी फॉलो करते आ रहे हैं। हम अगर बात करें, कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि जिसको माना जाता है कि जो शुभ नहीं माना, जैसे पंचक है। जब पंचक का समय आता है तो इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से क्यों देखा जाता है, या इसको इस तरह से क्यों देखा है कि ये चीज ठीक नहीं है, पंचक लगे हो तो पंचक ठीक नहीं है, उसके बारे में? तो जी हर चीज ना, कोई भी शुभ अशुभ चीजें या तिथि की आप बात कर रहे हैं पंचांग के अनुसार,
तो एक तिथि अगर किसी एक घटना के लिए शुभ है तो दूसरी घटना के लिए भी अशुभ हो, मतलब शुभ हो, ये जरूरी नहीं। तो पंचक में एक चीज है कि जब भी पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो वो थोड़ा खराब मानते हैं, क्योंकि उस समय ग्रह नक्षत्र गोचर की ऐसी दशा होती है पंचांग के अनुसार कि एक मृत्यु के साथ 5 मृत्यु निर्धारित हो जाती है। ये सुना है हमने कि उसमें कहते हैं कि अगर पंचक में किसी की मृत्यु, पंचक तो उसमें वो 5 लोगों की 2 चीजें वर्जित है पंचक में। एक तो देखिए किसी की अगर मृत्यु पे तो किसी का अधिकार नहीं, मृत्यु हो जाती है तो उसका निवारण है, पंडित लोग निवारण करते हैं। और दूसरा, कभी भी अपने घर की छत पंचक में नहीं डलवानी चाहिए। तो हर तिथि कोई ना कोई, जैसे पूर्णा तिथि है, रिक्ता तिथि है, तो हम कहते हैं रिक्ता तिथि पे आपको कोई नया काम शुभ नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो हर तिथि का ना हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबका अलग अलग महत्व है। पंचक ऐसे बुरा नहीं है कि कोई भी कार्य आप पंचक में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो उसका निवारण करना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से पंचक को हम अशुभ मानते हैं। हम बात करें जैसे कि 9 ग्रह होते हैं हर आदमी की कुंडली में, और 9 ग्रह होते हैं जो निर्धारित करते हैं उसके जीवन का फ्यूचर, वो करते हैं। अगर हम बात करें ऋतु जी की पूजा पाठ के द्वारा, कहते हैं कि 9 ग्रहों को खुश करने के लिए जो उपाय हैं, जो मतलब ज्योतिष के लोग बताएं, क्या कोई ऐसा भी विधि है कि अगर कोई आदमी पूजा पाठ ना करता हो, कोई ऐसा काम है या क्रिया है जिसको अगर सभी के सभी 9 ग्रहों को खुश करके साधा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए पूजा पाठ तो आप अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं कर सकता। और पूजा पाठ की परंपरा भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए डाली है क्योंकि किसी भी कार्य को अगर किसी को मनवाना है, एक होता है ना अंधविश्वास, डर, तो कह देते हैं कि ऐसा आप कीजिए तो आप उस कार्य को करेंगे ही करेंगे। अदरवाइज ये तो दैनिक, हमारे जो दैनिक रूटीन के छोटे छोटे कार्य हैं उनको हम थोड़ा सा चेंज करके अपने 9 के 9 ग्रह को ठीक कर सकते हैं। हमारे जो रिश्ते हैं, हम पिता के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखें, थोड़ा सा समय दें, पिता की आज्ञा मानते हैं तो हमारा सूर्य बलवान रहेगा। माता के मन को समझ लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना चंद्रमा माता और मन का कारक है। माता के मन की इच्छा के अनुसार अगर आप चलते हैं, आपका चंद्रमा कभी जीवन में खराब नहीं हो सकता। मंगल, आपके भाई बहन, आपके मित्र, अगर आप उनके साथ सहयोग, प्रेम, आदर का व्यवहार करते हैं, आपका मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बुद्ध की अगर हम बात करें तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं या फिर हमारी जो बहन है, हमारी बेटी है, हमारी मौसी है, तो अगर आप बुआ हैं, इनके साथ जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका रिश्ता है उसको बड़ा अच्छे से रखिए। उनका आदर, मेन क्या है, हर रिश्ते में एक ही शब्द है, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा, आदर, रिस्पेक्ट। बृहस्पति लोग कैसे खराब कर लेते हैं, देखिए हर रोज हम टीवी चैनल पे देखते हैं, आज इन महात्मा का स्टिंग ऑपरेशन हो गया, आज इस संत ने कुछ कर दिया, इस साधु ने कुछ कर दिया, उसमें हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है ना, हम उसमें पार्ट लेते हैं। तो कभी अगर आप संतों की निंदा मत कीजिए, अपने गुरुओं का आदर कीजिए। जो पंडित, साधु, महात्मा, इवन जो पुजारी हैं मंदिर में, उनको भी आप उनके साथ थोड़ा आदर का व्यवहार कीजिए। आपका बृहस्पति आपको देखिए क्या नहीं देगा, क्योंकि बृहस्पति हमें सब कुछ देने वाला ग्रह है। और अगर शुक्र की बात करें तो आप अपनी पत्नी, अपने स्पाउस के साथ, आप देखिए पत्नी तो है ही, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपकी कोई फ्रेंड है तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, पत्नी की रिस्पेक्ट कीजिए। शुक्रवार के दिन हो सके तो अपनी पत्नी को कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और इवन आपके किसी रिश्ते में कोई महिला नहीं भी है तो उनका भी सम्मान करिए। अगर आप महिलाओं का सम्मान करेंगे, आपका शुक्र हमेशा बलवान रहेगा। शनि की बात करते हैं, हमारी लेबर क्लास या आपका यहाँ स्टाफ होगा इतना, ठीक है ना, सिंपल जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं हमारे जीवन में, है ना, और लेबर क्लास खास तौर से जो स्वीपर्स होते हैं, अगर आप उनको शनिवार के दिन उनकी कोई मनपसंद वस्तुएं दे दीजिए, उसके साथ उनकी सैलरी टाइम पे दे दीजिए, बस ठीक है। और देखिए आपका शनि ग्रह आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, चाहे कितनी आपकी 7.5 लगी हो। और राहु के लिए हम कहते हैं कि नशा मत कीजिए, है ना, जो लोग नशा करते हैं, अपनी थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखिए, अपशब्द मत बोलिए, तो आपका राहु अच्छा रहेगा। केतु के लिए थोड़ा लोग ना, केतु को लेके बड़ा भ्रम है, लोग सोचते हैं केतु बड़ा खराब ग्रह है, लेकिन केतु सबसे अच्छा ग्रह होता है, बड़ा स्पिरिचुअल होता है। जैसे आपने बोला ना अभी धर्म गुरु, तो धर्म की तरफ ले जाने वाला ग्रह केतु है। अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो आपका केतु हमेशा अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे, कोई बिना किसी पूजा पाठ, बिना उपाय के अपने रिश्तों को संभाल लीजिए, अपनी बिलोंगिंग्स को, हर चीज। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे जो वस्त्र होते हैं वो शुक्र का प्रतीक है, हमारे जूते चप्पल है वो शनि का प्रतीक है, तो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो बृहस्पति और बुध से रिलेटेड। तो अगर आप सारी अपनी चीजों को सही जगह पर सम्मान के साथ प्लेस करते हैं
तो भी आपका कभी कोई ग्रह खराब नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे उपाय फिर आपको विद्या है और किसी की करने की जरूरत ही नहीं, अगर आप ये सारी चीजें ही कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं, और यही करते थे पहले भी लोग, ऐसा नहीं है। देखिए आप पहले के लोग कितना जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, किचन में जो खाना खाते हैं उनका तो राहु कभी खराब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम किचन को राहु का एरिया मानते हैं, साउथ ईस्ट। मैं राहु से ऋतु जी, मेरे मन में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क दैट कि जैसे शनिदेव जी के लिए कहते हैं कि अगर शनि जी की 7.5 हो या किसी पर ढैया चल रही हो तो उसके उपाय हैं, उसके लिए जो भी निवारण के लिए बना हुआ है। ये राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा गुस्से में क्यों रहता है? कभी ऐसा नहीं सुना कि राहु किसी ग्रह में होगा कि उसका जो है ना बेड़ा पार लगा दिया। ये राहु, ये मतलब हर आदमी ये कहते हैं ना कि एक आदमी के 2 ट्रेट्स होते हैं, अच्छा और बुरा। ये राहु के बारे में हमेशा गुस्से वाली बात सुने कि जिसकी कुंडली में राहु बैठ गया उसका कबाड़ा कर देगा। नहीं, ये ऐसा क्यों? ये ठीक नहीं हो सकती। यही तो भ्रम है, यही तो सारी चीजें। आप राहु को इसका मतलब कि आपने ठीक से जाना नहीं है। हमें तो राहु का बता के इतना डरा दिया कि हम जानना ही नहीं चाहते उसके बारे में। देखिए कभी देखिए क्या होता है, हर ग्रह के 2 पक्ष होते हैं जी, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो हर ग्रह खतरनाक होता है और हर ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो राहु अच्छा कैसे कर सकता है वो बता दीजिए, हम आज से ही वो उपाय करें। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि आपको कुछ करने के लिए जुनून देता है, प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने का जोश देता है। जिसकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है वो तो कुछ करेगा ही नहीं, वो तो बड़ा संतुष्ट हो जाएगा। राहु जो है एडवर्स सिचुएशंस और चुनौतियां देगा, आप उसको पार करोगे तो उसके लिए आपको स्पिरिट चाहिए और आपको जुनून चाहिए, तभी आप करोगे। अगर आप जुनून से मतलब बखेड़ा तो खड़ा करेगा ही। बखेड़ा वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा, बेचैन कर देगा। आपने सोच लिया कि मुझे इसमें ये जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, और लक्ष्य निर्धारित भी राहु करवाएगा। आप अगर कुछ बड़े बिजनेसमैन का आप कभी देखिए ना कुंडली, तो राहु की दशा अंतर दशा में उन्होंने बहुत तरक्की की है, बहुत ज्यादा की है। लेकिन उन्होंने राहु एक ना अस्त्र की तरह है, आप समझ लो। एक जैसे आपको एक गन पकड़ा दी, ठीक है, अब आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं, उसको उठा के आपने एक जगह रख दी, या फिर उससे आप किसी को सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उसको चलाने का तरीका आना चाहिए। तो राहु तो ऐसा है कि जिससे आप फतेह हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रह है राहु, मुझे लगता है कि राहु से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है। अब उसको जो ये कहते हैं ना, कभी कभी वो, क्योंकि सिर है राहु, कहते हैं ना केतु धड़ है, राहु सिर है। तो अब जब केवल सिर होता है ना, तो कभी कभी हमारे विचारों में बड़ा सामंजस्य नहीं बैठता, कभी उसका बैलेंस आउट करने के लिए कभी कभी उसके विचार थोड़ा सा अनियंत्रित हो जाते हैं। बस एक ये कमी होती है राहु प्रधान वाले जातकों में। तो दोस्तों, आपने सुना कि आज जिन भी लोगों में या जो भी हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ऋतु जी के दिल की बातें और उनकी जानकारी जो उनकी नॉलेज के माध्यम से आपकी लाइफ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो राहु से डरने की जरूरत नहीं। राहु हमेशा गुस्से में नहीं रहता, सिर्फ आपको साधने की जरूरत है और बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो ये बात आज नोट कर लीजिएगा। और बहुत खूबसूरत बातें ऋतु जी ने जो और बताई कि जो हम बात करते हैं सारे 9 ग्रहों को साधने की, उसके लिए केवल अपने कर्म ठीक कर लीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने भाई बहनों के साथ प्यार रखिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और उनको आदर और सम्मान दीजिए। सिर्फ ये चीज़ें कीजिए, अपने कर्म ठीक रखिए, तो आप अपने आप सारे ग्रहों को साध लेंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है ऋतु जी ने कही। तो इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं, तो आप देखिए आपके सारे ग्रह किस तरह दुरुस्त हो जाएंगे। ऋतु जी, कुंडली की अगर हम बात करें तो 2-3 कुछ और ऐसे सवाल हैं जो आम जिंदगी में हम लगातार सुनते हैं, और इस तरह से सुनते हैं कि उनको सुनने के बाद ना हर आदमी जो कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट रखता है वो थोड़ा विचलित भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम एक नाम बार बार सुनते हैं या दोष सुनते हैं, काल सर्प दोष। अब एक तो सर्प का नाम आते ही तो वैसे ही मन में जो है एक डर आ जाता है। तो जब ज्योतिष या पंडित को बताता है कि तुम्हारे कुंडली में काल सर्प दोष है, इसका उपाय करना पड़ेगा, तो मैं चाहूँगा कि इस जिज्ञासा को आप जरूर क्लियर कीजिए कि काल सर्प दोष वास्तव में क्या है और ये कुंडली के अंदर आता किस तरह से, किन कारणों से काल सर्प दोष बनता है। बिल्कुल, देखिए जो हमारे पुराने ज्योतिर्विद रहे ना, इन्होंने नाम बड़े भारी भरकम रख दिए एक्चुअली, काल सर्प, 7.5। तो लोग नाम से डर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने भी आपको राहु के बारे में बताया, काल सर्प वाले अगर आप कभी आपको टाइम मिले तो आप देखिएगा, एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने जीवन में शिखर पर न पहुंचा। काल सर्प ये ऐसी डेफिशिएंसी है जो आपको, एक होता है ना तराजू का एक पलड़ा इतना भारी हो जाता है तो दूसरा हल्का हो जाता है। काल सर्प पहली बात तो दोष नहीं होता, योग होता है कुंडली में, और ये तब आता है
प्रारब्ध से आता है, अपने पूर्व जन्म के किसी कर्म से, लेकिन वो कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं होता। आपने जैसे किसी को किसी रिश्ते से वंचित कर दिया है, या किसी का बहुत ज्यादा धन आपने ले लिया, पिछले जन्म की बात है, तो इस जन्म में आपको उस सुख से वंचित कर देता है योग, एक डेफिशिएंसी, ठीक है। किसी ने आपको, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में आपने कुछ ऐसा लड़ाई करवा दी, तो इस जन्म में आपको मैरिड सुख नहीं मिलेगा। काल सब, लेकिन दूसरी तरफ आपको जो सुख ये देता है, जो शिखर पर पहुंचाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू की कुंडली आप देखिए, और ये बनता राहु केतु से है। सारे के सारे 9 ग्रह जब हमारे एक साइड में आ जाते हैं, ठीक है, एक एक्सेस में आ जाते हैं, तब ये ग्रह बनता है। तो ये ऐसी चीज है कि आप इसको अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं। काल सब से एक आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, वो सुख आपको बड़ा मुश्किल मिल पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप शिव की पूजा कीजिए, बहुत सारे उपाय हैं। भगवान शिव महादेव की पूजा से तो मतलब क्या बताऊं, कोई कुंडली का ऐसा दोष नहीं है जो कि उनकी पूजा से योग में ना बदल जाए। अगर आप डेली रोज शिव मंदिर जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, और मैं लिख के दे रही हूँ कि आपके जीवन में कोई समस्या ऐसी नहीं होगी जिसका समाधान आप कर न सके, या जिसकी वजह से, क्योंकि भावई मेट सके त्रिपुरारी, एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भाग्य लिखते नहीं हैं। ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, लेकिन वो भाग्य बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा पार्शल है भगवान शिव, जो उनके भक्त होते हैं, तो वो उनका भाग्य, उनके माथे की लकीरें बदल देते हैं। तो शिव की आराधना कीजिए, आपकी कुंडली का कोई दोष नहीं रह जाएगा। तो ये भी आपने आज क्लियर कर दिया, काल सब जो योग बनता है या जो दोष होता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की और भगवान शंकर की आराधना कीजिए, वो अपने आप अपने सारे दोषों को, सारे जो इस तरह के योग उनको दूर कर देंगे। इसी तरह का एक और जो बार बार सुनने में आता है कि जैसे अगर हम कुंडली की बात करें तो मांगलिक दोष की बहुत चर्चा होती है, और आमतौर पे कहा जाता है कि जब कुंडली मिलान किया जाता है शादी विवाह के लिए, लड़का और लड़की का, अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष को लेकर अक्सर सुनने में आता है कि भाई अगर आपने लड़के के मांगलिक दोष है तो लड़की भी आप मांगलिक लीजिए, मांगलिक दोष है। तो इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ आउट करें कि एग्जैक्टली मांगलिक दोष क्या है, और अगर विवाह के टाइम पे अगर एक कुंडली में मांगलिक दोष और दूसरे में नहीं है, तो क्या उनके विवाह या जीवन के सही चलने की संभावना है? देखिए दीपक जी, इसमें भी वही बात है, मांगलिक दोष, पहली बात तो मंगल से संबंधित। आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं मांगलिक वाले लोग। जो मांगलिक होते हैं उनका एकमात्र ये कि वो बहुत एनर्जी उनकी बहुत हाई होती है, क्योंकि मंगल फायर एलिमेंट है, अग्नि प्रधान ग्रह है। उनके अंदर वो चैन से बैठेंगे नहीं मांगलिक लोग, कुछ ना कुछ करने की हर वक्त उनके अंदर रहेगा कि कुछ करना है, और सिर्फ शादी के लिए, और बाकी आपका पूरा जीवन बहुत सुखमय है, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज के समय कुंडली मिलाने की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जो एनर्जी आपके साथ है वही आपके पार्टनर में भी होनी चाहिए। ऑलराइट, ये एक रीजन है। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर देख रही हूँ, लोग आते हैं तो क्या होता है 90% कुंडलियों में का ये जो मांगलिक दोष है, जब आप कुंडली मिलाते हैं तो अपने आप कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी स्थिति होती है, राहु शनि केतु अगर आपके 11वें भाव में है, 3रे भाव में है अगर पार्टनर के, तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। ये लोगों को पता नहीं है। अच्छा, पंडित जी लोग से जिनसे लोग कुंडली मिलवाते हैं उनका ज्ञान थोड़ा सीमित होता है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलवाएंगे तो अपने आप देखेंगे कि आप 90% लोग, मतलब वो कुंडली में ये योग कैंसिल होना ही होना है। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, 99% लोग मांगलिक होते हैं। अच्छा। चाहे वो कैसे भी हो, आंशिक हो या पूर्ण मांगलिक हो, छोटे हो, वो मंगल मांगलिक की अलग अलग परिभाषा है ना, और वो कैंसिल भी हो रहा होता है। तो शादी में इतना हवा बना के रखा है, ऐसा होता नहीं है। कुछ चीजें हैं, जैसे अगर मंगल आपके 8वें भाव में है, अगर मेष राशि में नहीं है, नीच का नहीं है, उच्च का नहीं है, तो परिस्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि पार्टनर पर थोड़ा इफेक्ट आती है। तो एक बार आप अगर कुंडली मिलान करा के उसका निवारण करके शादी करते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। अभी हम अगर इसी से रिलेटेड ऋतु जी बात करें, ज्योतिष शास्त्र की, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इसमें साइंस का कितना रोल है? आपको क्या लगता है कि क्या ये पूरी तरह से साइंस पे आधारित है, या जो ये नक्षत्र और गुण इनके कैलकुलेशन पे आधारित है? देखिए दीपक जी, आपके प्रश्न में ही आंसर है। साइंस को आए हुए 500 साल हुए हैं, और ज्योतिष वेदों से भी प्राचीन है। कहते हैं ना, ज्योतिषा नाम वेदा नाम नेत्रम, मतलब वेदों का नेत्र है ज्योतिष। तो वेदों से भी पहले जब ज्योतिष था
तो साइंस के साथ कंपैरिजन कैसे हो सकता है उसका? हर घटना को हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं, लेकिन हर ज्योतिषीय घटना को, है ना, लेकिन हर वैज्ञानिक आविष्कार को ज्योतिषीय कसौटी पर क्यों नहीं कसते? कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जबकि आप देखेंगे कि आज हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणियां जो हमारे ज्योतिर्विदों ने करी है 100% सही होती है। वैज्ञानिक आविष्कार 50% का नहीं सफल होते। जरूरी नहीं कि हर आविष्कार सफल हो जाए या हर चीज वैज्ञानिक ने बोल दिया ऐसा होना है तो होगा। लेकिन हमारे जो पुराने संत महात्मा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अगर किसी भी चीज की भविष्यवाणी कर दी कि इस समय अगर ग्रहण लगेगा, अगर 6:48 पे ग्रहण लगेगा, तो आज से 1000 वर्ष बाद भी ग्रहण 6:48 पर ही लगता है। तो मतलब ये पता नहीं, ये तो जो ये प्रश्न ही बेमानी है कि ज्योतिष और विज्ञान का कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। जो विज्ञान तो अभी नया नया आया हुआ है ना, हमारे, और वो भी इंसान की ही उपज है, इंसान की उपज है। और ये सब तो जो अब आविष्कार हो रहे हैं तो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं। तो अब तो उन्हीं धारणाओं को, उन्हीं किताबों को खंगाल के उसी में से चीजें लेके और ये वैज्ञानिक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती विज्ञान खराब है, विज्ञान अच्छा है, लेकिन बार बार ज्योतिषीय धारणाओं को जब ये काटने की बात होती है वो, और उसको विज्ञान की कसौटी पर जो चेक करने का, जो प्रमाणित करने की, गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि वो मतलब प्रमाण की जरूरत ही नहीं है ना। प्रमाण की जरूरत क्यों है? अच्छा, एक सवाल ऋतु जी मेरा इससे रिलेटेड, जैसे आपने बात की विज्ञान की, अगर हम आज देखें हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म में देखें, आज से कुछ साल पहले तक देखें, जो बड़े त्योहार हिंदुस्तान के अंदर मनाए जाते हैं, आप होली की बात कर लीजिए, आप दिवाली की बात कर लीजिए, आप इस तरह के और कुछ त्योहार हैं, पहले होता था कि उसकी एक निर्धारित तिथि होती थी, एक डेट होती थी, और वो एक डेट पर पूरे देश भर में मनाया जाता था। और इवन जो लोग अब्रॉड भी रहते हैं तो उनके लिए सिर्फ वो समय का परिवर्तन जरूर होता था कि उनके कंट्री के हिसाब से समय आगे पीछे है। लेकिन अगर आज देखें तो आज दिवाली 2-2 तारीखों पर निकल रही है, आज होली देखें तो 2-2, 3-3 तारीखों पर निकल रही है। पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में होली कल मना ली गई, हरियाणा में परसों मनाई जाएगी। तो ये कैसे होने लग गया? जबकि अगर ये कैलकुलेशन बेस्ड है तो ये चीजें निर्धारित तिथि और दिन पर ही होनी चाहिए। तो मैं इस पे चाहूंगा कि इस पे, बिकॉज बहुत से लोग बात समझना चाह रहे हैं इस मैटर को। बिल्कुल, देखिए अति ज्ञान भी विनाश का कारक हो जाता है ना। आज क्या है, इतना मीडिया इतना ज्यादा है, आप यूट्यूब पे देख लेते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि आज से जो पहले समय वही आज भी वही सेम चीजें हैं, लेकिन आज ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है सबके अंदर, ओवर हो गया, और वो विश्लेषण की क्षमता हो गई है कि नहीं हमारी उदया तिथि अभी लगी है, और एक जबरदस्ती की बहस, ठीक है, कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की बहस। ये मैं ज्योतिषियों में बता रही हूँ। एक ज्योतिषी ने अगर कह दिया कि 5 तारीख को दिवाली है तो दूसरे को 6 कहना है, ठीक है, ये चीज गलत है, क्योंकि वो अपना ज्ञान दिखाने के लिए। और ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं? मुझे लगता है तिथि माननी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन फेस्टिवल्स हम खुशी के लिए, उत्साह के लिए मनाते हैं परिवार के साथ। तो वो जो असली मायने है त्योहार मनाने का, मकसद, वो लुप्त हो गया है दीपक जी। ये तिथियों में हम ऐसा फंस जाते हैं ना, अरे कुछ गलत तो नहीं हो गया, अभी एक चैनल देखा कि इसमें तो ये 5:36 बता रहे हैं, इसमें 5:37 48 सेकंड बता रहे हैं। इतना भ्रमित इंसान हो गया है ये देख देख कर। सर्व सुलभ हो गई ये चीजें, पंचांग सर्व सुलभ है, आप उठाओ मोबाइल से सब कुछ संभव। तो मोबाइल के नुकसान है ये। आप असली मकसद क्या है कि आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए, तो वो कहाँ बिता पाते हैं अच्छा समय, है ना। अब छुट्टी आपकी आज है, हाँ छुट्टी आज हो गई है और त्योहार कल मनाना है, तो मुझे लगता है कि उसके असली मकसद पे जाना चाहिए। सरकारी छुट्टी तो 5 को है, दिवाली 6 को, दिवाली को 6, तो ऐसे नहीं। लेकिन ये तय कौन करता है? मतलब अगर ये 2 डेट्स का कॉन्फ्लिक्ट भी है तो ये तय कौन करता है, और दोनों डेटों को मान्यता कौन देता है कि एक स्टेट में 5 को मनाई जा रही है, एक को 6, क्योंकि देश एक है। सूर्योदय के आधार पे होता है। एक्चुअली देखिए हमारे भारत देश में सूर्योदय जैसे 5:30 हमारा निर्धारित है दिल्ली का, तो हर जगह का जो एक समय स्पष्ट हम बोलते हैं ज्योतिषी में, तो उसमें कभी कभी उदया तिथि में थोड़ा अंतर आ जाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय 5 बजे हो गया, कहीं पे 4:30 हो गया, कहीं 6 बजे। तो उदया तिथि से पूरा का पूरा पंचांग उस दिन का परिवर्तित हो जाता है। तो गलती उनकी भी नहीं है, है ना। जैसे वाराणसी में हो गया 5:30 बजे सूर्योदय, दिल्ली में तो वहां के पंडित बोलेंगे नहीं आज हम मानेंगे, यहाँ के नहीं मानेंगे। तो ये छोटी सी मिस्टेक होती है। तिथि निर्धारित तो सूर्य करते हैं, कुछ साल पहले तक नहीं होती थी, 10-15 साल पहले तक लोगों को जानकारी नहीं होती थी, होता सब भी था, पंचांग की जानकारी नहीं होती थी ना। अब 14 जनवरी फिक्स है, मकर संक्रांति। अब आप सोचिए कितने साल से नहीं मनाया 14 नहीं मनाया। अच्छा बैसाखी है 13 अप्रैल को है, तो 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। नहीं होती तो तिथियों में ठीक है, हर तिथि शुभ होती है। मुझे लगता है ईश्वर की बनाई हुई सारी तिथियां शुभ है। जब आप ईश्वर का कार्य हंसी खुशी
करते हैं तो सब आपको अच्छा फल मिलता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहिए। एक और बात, जैसे अभी हमने मांगलिक दोष की बात की, आमतौर पर जैसे हिंदू धर्म के अंदर या सनातन धर्म में हम देखते हैं कि जब विवाह का समय आता है तो कुंडली मिलान के लिए अक्सर जो लोग इसको मानते हैं या इस पर रखते हैं कि कुंडली मिलानी चाहिए, तो विवाह के लिए उसका मूल कारक क्या है, मुख्य कारण क्या है कि कुंडली मिलान किस वजह से होना चाहिए जिससे कि निर्धारित हो सके कि जीवन सुगम चलेगा आगे? देखिए, हर व्यक्ति की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, और मेन जो कुंडली मिलान की प्रथा शुरू की गई ना, आने वाली संतान में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन था। इसके लिए हम नाड़ी दोष देखते हैं। तो 2-3 चीजें ऐसी हैं, जब हम गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ में अगर आपकी ग्रह मैत्री मिल रही है, नाड़ी दोष नहीं है, तो 2-3 चीजें ऐसी हैं कि अगर वो ठीक है तो वो कुंडली मिल जाती है और शादी कर देते हैं। और ये भी बड़ा वैज्ञानिक आधार है, मुझे लगता है मिलानी चाहिए कुंडली, क्योंकि कई बार देखा है कि अगर नाड़ी दोष होता है तो बच्चे में कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, और कहते हैं निवारण, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनका निवारण संभव भी नहीं होता है ना। लेकिन पंडित लोग हैं और लोग हैं, कह देते हैं चलो ठीक है ये पूजा करा दीजिए हो जाएगा। अगर नाड़ी दोष है तो कैसे हो जाएगा? अगर आप दोनों, लड़का लड़की दोनों की एक ही नाड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। मैं उस पर बोल रही हूँ एक्सपीरियंस पे, क्योंकि बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत, जिसमें अगर दोनों राशियों में नाड़ी दोष है तो ग्रह मैत्री जरूर मिलानी चाहिए। अगर ग्रह मैत्री मिलती है तो जो और चीजें अगर नहीं भी मिल रही हैं तो भी संभव है विवाह, लेकिन कुंडली मिलानी जरूर चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों का निवारण संभव भी है। अगर चीज़ें नहीं मिल रही हैं कुछ, तो उसको किसी न किसी पूजा विधान से उसको ठीक भी किया जा सकता है। हम बात करते हैं ऋतु जी, ये तो हिंदुस्तान की बात हुई। अब हिंदुस्तान में हम लोग इस प्रचलन को, इस चीज़ को मानकर चलते हैं जीवन में, नक्षत्रों को, ग्रह दिशा को। हम बात करें जो बाकी धर्म है, ईसाई धर्म है, दुनिया भर के जो लोग हैं, पूरे दुनिया में लोग रह रहे हैं, वो इन चीज़ों से परे हैं, उनको इसकी जानकारी भी नहीं है और इस चीज़ का कोई मिलान नहीं करते, लेकिन उनका जीवन भी बड़ा समृद्ध और सुगम चलता है। और हमारे यहाँ पर कुंडली मिलान के बाद भी देखा कि जब सर्वोच्च कुंडली मिलती है, उसके ग्रह नक्षत्र सब कुछ होता है, उसके बावजूद वैचारिक मतभेद होता है, रिश्ते टूटते हैं, व्यापार में नुकसान होता है, जीवन में सफर करता है। तो ऐसा क्या है कि ये जो बाकी देशों के जो लोग हैं वो तो बिलीव भी नहीं करते, लेकिन जीवन उनका भी अच्छा चलता है। हमारे दादी दादा या नानी नाना की कुंडली मिलाई गई थी? नहीं मिलाई गई थी। मैंने तो पूछा, नहीं मिलाई गई है। इवन हमारे मदर फादर की भी कुंडलियाँ बहुत नहीं मिलाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। पहले जो बहुत कुछ निर्भर आपके संस्कार, आपका स्वभाव भी करता है। और विदेशों में हमें पता नहीं लगता, आपको लग रहा है कि उनकी लाइफ बड़ी सुचारू चल रही है, ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा विदेशी क्लाइंट्स ही आते हैं जिनके फोन आते हैं जो परेशान हैं। डिवोर्स रेशियो इन फॉरेन इज टू हाई। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे लिए एक बार शादी हो गई तो 7 जन्मों का बंधन हो गया, लेकिन उनके लिए 7 जन्मों का बंधन नहीं है। वो तो बड़े मस्त है, ठीक है हो गई शादी। जैसे और चीजें हैं, जैसे फ्रेंडशिप हुई, वो तोड़ के दूसरा फ्रेंड बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, चीजें वहां भी घटित होती है। जानकारी का अभाव, उनके जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वो अपने इष्ट को मानते हैं। कुछ जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ चीजें वो फॉलो करते हैं रेगुलर, तो ग्रह अपने आप ठीक होते रहते हैं। तो यही चीजें, ऐसा नहीं, विदेशों में भी सारी चीजें घटित होती है। और अब तो बहुत मानने भी लगे हैं लोग, बहुत मानने लगे हैं। और हमारे यहाँ बस ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा अंधविश्वास और डर बहुत ज्यादा है, और ये वजह है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अपने कुंडली मिला के शादी तो कर दी, फिर आपके अपने कर्म कैसे हो रहे हैं, है ना। आपने कुंडली मिला दी, दोनों की कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन आगे चल के अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर की, और आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे रिश्ता निभेगा? रिश्ता निभेगा नहीं। और अभी एक चीज हो गई है ना, जो कि बिल्कुल बराबरी वाली बात हो गई है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में है नहीं, ना लड़का ना लड़की। तो बात ये, ऐसे फिर कैसे काम चले? कोई भी रिश्ता हो, है ना। अब हस्बैंड वाइफ में इस चीज को बार बार एप्लीकेबल किया जाता है ना। बच्चा अगर आपका है, या आपका भाई से बहन की नहीं बन रही, तो वो क्या कर सकते हैं? रिश्ता निभाते हैं ना पूरी जिंदगी। ये ऑप्शन ही नहीं होता। हम अपना बच्चा नहीं बदल सकते, भाई नहीं बदल सकते, बहन, लेकिन पति बदल सकते हैं, पत्नियां बदल सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको नजर आता है, इसलिए दिक्कत है। और पहले हमारे दादी नानी, उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा ऑप्शन होगा, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि दूसरी शादी हम कर, तो ऑप्शन ही नहीं था। तो उसमें फिर वो सॉल्यूशन ढूंढते थे, तरीका ढूंढते थे कि कैसे सामंजस्य, रिश्ता कैसे चलाया जाए।